हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। और यहाँ पर हमारा जो रिवर सिस्टम है यानी कि जो अपवाह तंत्र है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, तो आप ये बोलोगे वो सारी नदियाँ जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया वाले पोर्शन में फ्लो होती हैं, यानी कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में फ्लो होती हैं, वो सारी की सारी नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ नदियां ऐसी हैं जो बात करें पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, लेकिन वो जाकर के मिल जाते हैं किसमें, गंगा रिवर सिस्टम में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गंगा रिवर सिस्टम का या फिर हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट हो गई। वो होंगी पेनिनसुलर ही, पर वो जो है जाकर के गंगा में मिल जाती हैं या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी में मिल जाती है। जैसे कि देखो बनास, है ना, ये चंबल में मिलती है और चंबल खुद जाकर के यमुना में मिलती है और यमुना खुद गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। बेतवा देखो यमुना में मिल जाती है। जैसे जो सोन नदी है ये यहाँ से निकल रही है और ये जाकर के देखो गंगा में मिल जा रही है। ठीक है ना। तो ये सोन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, जितनी भी आप देख रहे हो ये सब पेनिनसुलर रिवर है। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो रही है। ऐसी सुवर्ण रेखा, ये भी हम बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में ही फ्लो हो रही है। और इसके ठीक ऊपर जो दामोदर है वो भी पेनिनसुलर इंडिया में ही फ्लो हो रही है। और दामोदर खुद जा करके हुगली में मिल जाती है ना, जो कि गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जहां से गंगा डिवाइड हो जाती है। जैसे फरक्का में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि गंगा दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाएगी, जो बांग्लादेश चली जाएगी वो पद्मा, और जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करेगी वो हुगली। तो हुगली में दामोदर मिल जाती है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हर वो रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो हो रही है या फिर जो ओरिजिन है जिसका पेनिनसुलर इंडिया से, वो पेनिनसुलर रिवर कहलाती है। ठीक। अब आगे देखते हैं। यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो पेनिनसुलर रिवर है ये ओल्डर है किससे, हिमालय से। ऐसा क्यों? याद करो, जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये पहले से था। हिमालय का फॉर्मेशन हम बात करें तो बाद में हुआ था। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये ओल्डर हैं देन हिमालय। और इसका पता एक चीज और देखने से लगता है, जब ये देखा गया कि इन रिवर्स की जो वैली है, जो घाटी, वो बहुत ज्यादा चौड़ी है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि रिवर जैसे जैसे अपने मेच्योर स्टेज की तरफ जाती है धीरे धीरे वो चौड़ी होने लगती है। क्यों? क्योंकि रिवर की जो स्पीड है, देखो, रिवर की स्पीड हो जाती स्लो तो तेजी से नहीं निकलती, फिर रिवर फैलने लगती है इधर और इधर। तो मतलब जब रिवर तेज होगी तो एकदम स्पीड से निकल जाएगी, पर रिवर अगर स्लो होगी तो आप क्या बोलोगे, रिवर ऐसे फैल जाएगी थोड़ी सी। तो जो जो इसकी जो घाटी है ये ऐसे, ये देखो ये घाटी हो गई तो ये मतलब ये चौड़ी हो गई काफी, है ना। और इसकी घाटियों में, इसकी वैली में ये देखा गया कि ये गहरी नहीं, उथली है, यानी कि शैलो है। मतलब बहुत सारे जो सेडिमेंट्स हैं वो भी इसमें आ गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिवर है ये बहुत ही ओल्ड है। ठीक। अगर मैं हिमालयन रिवर्स की बात करूं तो वहां पर आपको डीप गॉर्ज देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और वहां पर आपको वी शेप वैली मिलेगी, ऐसे शैलो वैली नहीं मिलेंगी, मतलब उथली वैली नहीं मिलेगी। ठीक है। वहां पे वी शेप वैली मिलती है। ठीक। उसके बाद ये जो रिवर्स है ये पेरेनियल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि इसमें ग्लेशियर नहीं होता। जबकि जो हिमालयन रिवर्स हैं इनकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, तो इस साल भर इसमें पानी रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनमें साल भर पानी नहीं होता, इसलिए ये नॉन पेरेनियल है। मतलब आप बोल सकते हो चिरस्थायी नदियां नहीं हैं। ये समर के समय में सूखने लगती हैं, है ना। इसमें मियंडरिंग नहीं होती। मियंडरिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक तो हम बात करें, रिवर का जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए और साथ में वो सॉफ्ट जो रॉक्स वाले एरिया है वहां से फ्लो होना चाहिए। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स है वहां पे बहुत ज्यादा प्लेट्यू है, पठार है, तो हार्ड रॉक्स बहुत है, तो ये मियंडरिंग नहीं करती हैं। ठीक है। और इनका एक फिक्स्ड कोर्स है बहुत सालों से कि ये ऐसे ही फ्लो करेगी। समझ रहे हो? मतलब इसका एक रास्ता फिक्स है। तो ये मेंडरिंग नहीं करती है, एक फिक्स्ड कोर्स में ही फ्लो करती है। और नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब इसमें साल भर जो है वो पानी नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये सूखने लगती है समर में। और हिमालयन रिवर्स कैसी है? वो पेरेनियल फ्लो वाली वाटर, पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर होता है, मतलब उसमें साल भर पानी होता है। ठीक है।
तो साल भर पानी होता है किसमें? हिमालयन रिवर सिस्टम में, इसलिए वो पेरेनियल है। और नॉन पेरेनियल कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर्स है, क्योंकि उसमें साल भर पानी नहीं होता। इसमें ना तो मेंडरिंग होती है, और इसका जो कोर्स होता है, जो मार्ग होता है, फिक्स होता है। उसके अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब हम लोग जानते हैं। ये सब किस में जाके मिलती हैं? ये सब यमुना में मिलती है, ये चारों, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ाया था, ये यमुना में मिल जाती हैं। पर इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन है पेनिनसुलर, मतलब ये पार्ट है पेनिनसुलर रिवर्स के, लेकिन ये जाकर के मिल जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम में। उसी प्रकार से सोन एक ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो डायरेक्टली जाकर के मिल जाती है गंगा में, है ना। सोन डायरेक्टली किससे मिलती है? गंगा में। बिहार में हम लोग बात करें तो सोन जो है वो डायरेक्टली गंगा में मिलती है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये डायरेक्टली गंगा में नहीं मिलते। ये पहले जाकर के मिलते हैं किसमें? यमुना में, और फिर यमुना जाकर के मिलती है गंगा में। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग को पता होना चाहिए। और ये सब जो नदन पार्ट है पेनिनसुला का, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, उसका जो उत्तरी भाग है, वहां से इन रिवर्स का ओरिजिन हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरा पॉइंट है मैंने क्लियर कर लिया होगा, आप लोग को इन पॉइंट्स में दिक्कत नहीं है। तो अभी तक अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है, तो क्या बताना है? सोन, है ना। यमुना में मिलने वाली पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं? पता है यमुना में मिलने वाली, तो आप क्या बताओगे? चंबल, ठीक, सिंध, बेतवा और केन। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। डन। ट्रिक भी हम लोगों ने देखी थी, सीएसके, और सीएसके के बीच में कौन बैठा है? बेतवा, ऐसा याद कर लो। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद अब ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। टू पार्ट्स में कैसे? देखो, अब सपोज करो ये नर्मदा है, तो ये नर्मदा का जो ऐसे फ्लो हो रही है और जाके गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कॉम्बे में गिर जाती है ना, खंबात की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका डायरेक्शन कैसा है? वेस्ट, तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऐसे ही देखो गोदावरी, इसका अगर आप लोग देखो फ्लो देखो, तो ये कहाँ जाके गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका फ्लो कैसा है? ईस्ट, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बात समझ में आ रहा है? ये हो जाएगी वेस्ट फ्लोइंग, क्योंकि नर्मदा अगर आप देखोगे तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, गोदावरी देखो ईस्ट में जा रही है, तो ईस्ट फ्लोइंग हो जाएगी। मतलब हर वो नदी जो जा करके अरेबियन सी या फिर अरब सागर में गिरती है, वो आपको वेस्ट फ्लोइंग दिख रही है यहाँ पे। और हर वो नदी जो आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके दिखती है, वो आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखने को मिलती है। आई होप ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नर्मदा का फ्लो है वेस्ट साइड, तो वो वेस्ट फ्लोइंग हो गई, अरेबियन सी में गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। गोदावरी का फ्लो है ईस्ट साइड में, यानी कि पूर्व की दिशा में, तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, तो उसको आप बोल सकते हो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी। तो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये डिस्चार्ज करती हैं अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये डिस्चार्ज करती है अपना वाटर कहाँ पे? अरेबियन सी में। अब ईस्ट फ्लोइंग का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाया, क्या था भाई बताइए? आप बोलोगे कि सर इसका एग्जांपल आपने बताया था गोदावरी, ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग का आपने एग्जांपल क्या बताया था? तो आप बोलोगे कि सर नर्मदा। ये एग्जांपल मैंने अभी अभी आप लोग के साथ में डिस्कशन किया था। अब सुनो, जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये बनाती हैं डेल्टा, और जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये बनाती हैं एस्चुरी। ये होता है क्या, एक बार आज फिर से बता दूंगा, पर फिलहाल इतना याद रखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। अभी मैं डेल्टा और एस्चुरी एक बार फिर से बता दूंगा। डन। चले, तो ईस्ट फ्लोइंग गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा बनाएंगी, वेस्ट फ्लोइंग गिरेंगी अरेबियन सी में और एस्चुरी बनाएंगी। अब देखो, ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वेस्ट फ्लोइंग की लूनी, नर्मदा, तापी या फिर ताप्ती, माही, साबरमती। और ईस्ट फ्लोइंग के दामोदर, जो कि हुगली में मिलती है, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी, है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग है। दैट मीन्स साफ है कि ये जो है
ये रिवर जा करके गिरेंगी कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, और ये गिरेंगी अरेबियन सी में। बात इतनी सी है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, देखो। डेल्टा कुछ ऐसा दिखता है और एस्चुरी कुछ ऐसे दिखती है। डिफरेंस क्या है, समझो। जब कभी भी एक रिवर है, वो जब ओशियन में जाती है ना, जब ओशियन में या फिर सी में मान लो जा रही है, तो अपने साथ बहुत सारा जो स्लिट है, देखो होता क्या है, जो रिवर स्लो आती है, जब रिवर स्लो आती है, धीरे धीरे करके आती है, तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है, वो सेडिमेंट्स भी यहाँ पे जमाने लगती है। ठीक है ना, सेडिमेंट्स भी यहाँ पे धीरे धीरे जमाने लगती है। तो इसी सेडिमेंट्स के जमने से, अब मान लो यहाँ पे पूरे सेडिमेंट्स जम गए है ना, धीरे धीरे सेडिमेंट जम गए, और रिवर भी आ रही है ना, तो रिवर भी इस तरीके से आ जा रही है ना। तो क्या हो रहेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाते जा रही है, और सेडिमेंट्स ला देगी, तो जो स्पेशल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनेगी उसी को डेल्टा बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो आप देख सकते हो, इसको पढ़ो। स्लिट मतलब एकदम चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा। स्लिट बिगिन टू डिपॉजिट ऑन इट्स माउथ बिकॉज ऑफ वेरी स्लो फ्लो, बहुत स्लो रिवर आएगी, तो यहाँ पे पूरा स्लिट जम जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डेल्टा। अब एस्चुरी में क्या होता है, ये यहाँ पे स्लिट डिपॉजिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिवर जो है ना, अपने माउथ पर कोई भी स्लिट डिपॉजिट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो बहुत स्पीड से आएगी, और जब बहुत स्पीड से आएगी तो अपने साथ जितना भी स्लिट वगैरह लेके आती है ना, सब लेकर के समुद्र में गिरा देगी। समझ रहे हो? सब लेकर के समुद्र में चली जाएगी, ओशियन में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी देखने को मिलती है, सॉरी स्लिट देखने को मिलती है अगर मैं बात करूं, पर यहाँ पर आपको स्लिट देखने को नहीं मिलती। तो सीधी सी बात है, ये बहुत डीप होगा ये एरिया, और ये उतना डीप नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर कुछ भी लैंडफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना, मेकिंग द माउथ डीप इंस्टेड ऑफ शैलो, तो ये आपको शैलो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्लिट डिपॉजिट है, तो जब स्लिट डिपॉजिट हो जाता है तो बन जाता है डेल्टा, और जब स्पीड से आती है तो स्लिट को समुद्र में लेकर के चली जाती है, तो वहां बन जाता है एस्चुरी। अब एस्चुरी बनने के पीछे रीजन क्या है? एक तो क्या है ना, यहाँ पर भी हार्ड रॉक है, यहाँ पर भी हार्ड रॉक है, तो रिवर को फैलने का समय नहीं मिलेगा। अब आप सोचो, अगर कोई पाइप है, सपोज कर लो, ये पतली है, तो ज्यादा स्पीड से वाटर आएगा। अगर पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बढ़ा दूं, तो जो फ्लो होगा वाटर का वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो जितना कम फैलने को जगह मिलेगी, उतना ज्यादा स्पीड से वाटर बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, जो ग्रेडियंट है रिवर का, जो ढाल है वो बिल्कुल ऐसा है, बहुत ज्यादा। तो ढाल बहुत ज्यादा होने से, स्लोप बहुत ज्यादा होने से, जो ग्रेडियंट की बात हो रही है, रिवर बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से चलती है इस एरिया में, है ना। पहाड़ है, और पहाड़ से बिल्कुल तेजी से निकल जाती है। और ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा ज्यादा है, जबकि वेस्ट फ्लोइंग की उतनी ज्यादा नहीं है। तो जब रिवर शॉर्ट होती है ना, तो आप समझ रहे हो कि वो बहुत दूर तक जब उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ता, तो क्या होगा जाएगा, उसकी स्पीड बनी रहती है शॉर्ट ड्यूरेशन पर। जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है तो वाटर भी कम होने लगता है, तो फिर रिवर जो है उसकी स्पीड डाउन होने लगती है। तो कुल मिलाकर के इतनी सी कहानी थी कि अगर स्लिट का डिपॉजिट होगा तो बेसिकली रिवर स्लो आएगी, और क्या बनेगा? डेल्टा। स्लिट का डिपॉजिट नहीं होगा तो रिवर फास्ट आएगी, और क्या बनेगा? एस्चुरी। ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती हैं? एस्चुरी। और ईस्ट फ्लोइंग क्या बनाती हैं? डेल्टा। और एस्चुरी की खास बात क्या है, यहां पर न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं दो टाइप के। क्यों? यहां पर देखो, एक तो फ्रेश वाटर भी है एस्चुरी में। एस्चुरी की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फिश प्रोडक्शन देखने को मिलता है। रीजन, यहाँ पे फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों है, तो यहाँ पर उन दोनों के ही न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस। डन। तो अब हम लोग देखना चालू करेंगे, पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। डेल्टा एस्चुरी कौन बनाता है, क्या नहीं बनाता, ये सब कहानी मैंने खत्म कर दी। अभी एग्जाम्पल मत याद करो, रिवर देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोगों को फोकस करना है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के ऊपर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये गोदावरी हो गई मान लो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कृष्णा। ठीक,
यहाँ पर आप देखो, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है कावेरी का, ये यहाँ पे डेल्टा बना रही है, सब यहाँ डेल्टा बनाएंगे, ऐसे डेल्टा बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करीब ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, है ना, कावेरी आपको देखने को मिली। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लोग इन रिवर्स को देखेंगे और इनकी ट्रिब्यूटरीज को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पर यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा किससे, ये सुबर्ण रेखा, और इसके ठीक ऊपर से यहाँ से जो निकलती है दामोदर, जो ऐसे मिल जाती है, ठीक है। दामोदर ये यहाँ से आएगी ऐसे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, दामोदर, देखो गंगा रिवर जो है वो कहाँ से निकल रही है, आप बताओगे उत्तराखंड, है ना, देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। तो वहां से आ रही है क्या गंगा, और गंगा जब यहाँ पर पहुंच रही है, ये जो प्लेस है, ये देखो यहाँ पे फरक्का, तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है। तो जो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, ये हुगली कहलाता है, ये हुगली कहलाता है। और जो बांग्लादेश चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पद्मा, ठीक है। तो जो झारखंड में छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ से एक रिवर आ रही है दामोदर, जो कि हम लोग बात करें झारखंड खुद छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। और छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है बिल्कुल पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो दामोदर रिवर यहाँ से निकली, उसके बाद आई वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जाकर के मिल गई हुगली में, ठीक। दामोदर नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि आपका धनबाद, बोकारो, और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। बराकर जो है, ये एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की। ये भी निकल रही झारखंड से, और फिर वेस्ट बंगाल में आकर के दामोदर में मिल जा रही है, ठीक है, ऐसे। और दामोदर फिर ऐसे जाकर के हुगली मिल जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जरा दामोदर के बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरी, बोकारो एक शहर भी है और एक नदी भी है, ठीक है। तो बोकारो, है ना, कोनार और बराकर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब दामोदर की सहायक नदियां हैं। जिसमें जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है वो एक ही है, वो होती है बराकर। लेकिन मैंने आपको तीनों बता दी हैं, बोकारो, कोनार और बराकर। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर वाला हजारीबाग, नीचे वाला रांची प्लेट्यू, ठीक है। इसके किनारे शहर है जैसे कि धनबाद और बोकारो, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। और दुर्गापुर ये स्टील के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। और बोकारो भी स्टील के लिए फेमस है। और धनबाद में तो माइनिंग होती है बहुत ज्यादा, है ना। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, जो भी साइड में चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोग को हमेशा नोट डाउन करनी चाहिए वैसे तो। पर अगर नोट नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, बस याद रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल रिजर्व है, इसलिए इसको रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, मतलब कैसे, ऊपर हजारीबाग और नीचे रांची, तो बीच में रिफ्ट वैली है। और रिफ्ट वैली में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो याद रखना। एक रिवर ऐसी भी है गंगा रिवर सिस्टम में, है ना, जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, यानी कि भ्रंश घाटी में फ्लो करती है। उसके बाद ये पहले बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी, तो इसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते थे। फिर बाद में 1948 में इसमें इंडिया का फर्स्ट मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट लाया गया, जिसका नाम रखा गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और इसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, इसलिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे डैम वगैरह बना दिए गए। समझ में आ रहा है आप लोग को, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें बहुत सारे डैम वगैरह बना दिए गए। और वो सारे के सारे जो डैम है वो डीवीसी के अंडर में आते हैं, और उसके थ्रू इरिगेशन और पावर का जनरेशन भी किया जाता है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता है, ठीक है। और डीवीसी से फायदा है झारखंड को भी है ना, आपके वेस्ट बंगाल को भी है। समझ रहे हो आप लोग, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब अगली नदी है सुवर्ण रेखा, ये है सुवर्ण रेखा, ये देखो, ये सुवर्ण रेखा, ये सुवर्ण रेखा, ये झारखंड से निकली। उसके बाद ये कहाँ पर आ रही, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में गई, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ आ गई, ये उड़ीसा है, इधर उड़ीसा है और इधर वेस्ट बंगाल। फिर उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे फ्लो हो रही है, थोड़ा सा फिर से वेस्ट बंगाल पे गई और वापस आ गई। बेसिकली ऐसा बोलो, झारखंड से निकली, देन वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे फ्लो होती हुई, फिर ये उड़ीसा
और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे फ्लो हुई, फिर वेस्ट बंगाल में गई, फिर ये वापस आ गई कहाँ पे, उड़ीसा में, और फिर जाके गिर रही है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और खारकई एक इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है सुबर्णरेखा की। खारकई उड़ीसा से निकल रही है और जा करके मिल रही है झारखंड में। किससे मिल रही है भाई, सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी खारकई, ये ऐसे जा रही है और झारखंड में मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सुबर्णरेखा जो है बाउंड्री फॉर्म करती है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है। जो बहुत ही फेमस टाउन है, टाटानगर, जमशेदपुर, या फिर जिसको स्टील सिटी बोलते हैं, वो इसी के किनारे है, सुबर्णरेखा नदी के किनारे। सुबर्णरेखा नदी में बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल्स भी देखे गए हैं, इसलिए इसको सुवर्ण रेखा नाम दिया गया, यानी कि स्ट्रीक ऑफ गोल्ड कहा गया। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक, तो याद रखना, दामोदर हो गया, सुबर्णरेखा हो गया, ये है तो पेनिनसुलर रिवर की ही नदियां, ठीक है, लेकिन जो दामोदर है वो ज्वाइन करती गंगा रिवर सिस्टम को। डन। अब बात करते हैं बैतरणी और ब्रह्मणी नदी के बारे में। पर उसके पहले यहाँ पर एक दो नदियां और देखो, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उड़ीसा की नदियां है ये, देखो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बूद बलंगा, बूद बलंगा रिवर। अगर आप बूद बलंगा रिवर देखोगे तो देखो, उड़ीसा से ही ओरिजिन हो रहा है इसका, ये देखो, उड़ीसा से ही ओरिजिन हो रहा है। ठीक, और उसके बाद ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बूद बलंगा। ठीक, उसके बाद अगला आपको यहाँ पर देखना है, एक रिवर आपको दिख रही है बैतरणी, और यहाँ पर एक रिवर दिख रही है ब्रह्मणी, है ना, ब्रह्मणी। अब इसको पहले यहाँ पे पढ़ाऊंगा, फिर वापस आएंगे, है ना। इसको यहाँ पे पढ़ाऊंगा फिर वापस आएंगे। कैसे? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में आओ, जो मेरा महानदी वाला डायग्राम है, यहाँ पर आओ। देखो, ये झारखंड है। झारखंड से एक नदी आ रही है शंख, एक आ रही है साउथ कोयल। एक नॉर्थ कोयल पड़े थे, जो सोन नदी में जाके मिलती थी, और ये साउथ कोयल। तो शंख और साउथ कोयल झारखंड से एंटर मार रहे हैं उड़ीसा में। कहाँ आ रहे हैं, उड़ीसा। और उड़ीसा में शंख और साउथ कोयल मिल जाते हैं, और मिलते कहाँ पर है, राउरकेला के पास में, जो कि खुद स्टील के फेमस है। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में। और जब ये मिल जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्रह्मणी। ये ब्रह्मणी नदी है, और फिर ये डेल्टा बनाती है कहाँ पर, आपका उड़ीसा से, उड़ीसा में ही आगे जाकर के बे ऑफ बंगाल में, है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है। शंख और साउथ कोल मिलकर के बना है ब्रह्मणी, राउरकेला के पास में। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी ब्रह्मणी। अब वापस आओ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो शंख आ रही झारखंड से, ये शंख, ये यहाँ से आ रही है साउथ कोयल, ये यहाँ पर मिल करके बना लेते हैं ब्रह्मणी। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या लिखा है, उससे ज्यादा मेरी बातों को सुनना। ब्रह्मणी नदी है ये, है ना, ये ब्रह्मणी। अब ये ब्रह्मणी नदी देखो आगे जा रही है, और उसके बाद ये अपना डेल्टा बना रही है, देखो ये ऐसे 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 अपना डेल्टा बना रही है। ठीक, अब इसी के डेल्टा में एक और नदी है, जो उड़ीसा से ऐसे निकली, फिर हल्का सा देखो झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पे फ्लो करी, फिर ये वापस उड़ीसा में ऐसे मतलब यू टर्न मार करके आ रही है। इसका नाम है बैतरणी। और ये बैतरणी नदी देखो डेल्टा वाले रीजन में, मतलब ब्रह्मणी नदी का एक जो डेल्टा है, मतलब ये कई सारे पार्ट में ब्रह्मणी नदी डिवाइड हो रही है, तो उसके एक पार्ट में आकर के मिल जा रही है। ब्रह्मणी में कौन सी नदी मिल रही है, बैतरणी। और जहां पर मिल रही है, यहाँ पर जो नदी का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम होता है धामरा। उसका नाम क्या होता है, धामरा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रह्मणी और बैतरणी नदी का जहां पे संगम होता है, जहां पर दोनों मिलती हैं, उससे जो रिवर बनती है उसको धामरा रिवर बोल देते हैं, है ना। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जो रिवर बनती है उसको धामरा रिवर बोल देते हैं। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ऐसे, धामरा, ये देखो। तो ये भी आपको पता है, शंख और साउथ कोयल से मिलकर के बनी ब्रह्मणी। ब्रह्मणी जैसे ये आ रही है, ब्रह्मणी देखो ऐसे आ रही है, फिर कई सारे डेल्टा बना रही है, ये देखो ऐसे। अब ऐसी आई बैतरणी, बैतरणी, और बैतरणी इसके एक में मिल गई। और जहां पर बैतरणी ब्रह्मणी की डेल्टा मिली, ये इसी को हम लोग बोल देते हैं धामरा। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो हमारी बुध बलंगा देख ली हम लोगों ने, बैतरणी हम लोगों ने देख ली, ब्रह्मणी हम लोगों ने देख ली। अब वापस आओ,
अब ये जो बैतरनी नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो गोनासिका की पहाड़ियों से या फिर गुप्त गंगा की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन देखने को मिला है। ये सीपीओ में आया है एक बार। किस में आया है? सीपीओ में आ चुका है। गोनासिका या फिर गुप्त गंगा की पहाड़ियों से बैतरनी निकलती है। ठीक। आगे हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे जो ब्रह्मणी नदी है इसका ओरिजिन वगैरह मैंने बता दिया है। ये जो बैतरणी नदी है ये ज्वाइन करती है ब्रह्मणी को, और जब ज्वाइन कर लेती है तो कौन सी नदी बनती है? धामरा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, ब्रह्मणी में जब बैतरणी मिलेगी तो वहां पे धामरा नदी बन जाती है। ठीक है। और धामरा नदी के आसपास आपको क्या देखने को मिलता है? गहीर माथा बीच। गहीर माथा बीच। ठीक। तो एक बात आपको बताता हूँ, इस एरिया में बहुत ज्यादा एरीबाडा एक्टिविटीज देखने को मिलती है। एरीबाडा क्या होता है? ये जो ऑलिव रेडली टर्टल्स है ना, ये अपने अंडे रखते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है ना? तो जो एरीबाडा एक्टिविटी मतलब अपने अंडों को ला करके यहाँ पे रखना। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अरीबाडा एक्टिविटी करते हैं। और ये अरीबाडा जो एक्टिविटी ये गहीर माथा बीच से लेकर के ऋषिकुलिया बीच तक देखने को मिलता है। ठीक है। अब ऋषिकुलिया बीच कहाँ पर है? तो देखो ऋषिकुलिया खुद एक रिवर है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उड़ीसा की एक रिवर है ये, ऋषिकुलिया। अब यहाँ पर देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से निकली ऋषिकुलिया, और ये यहाँ तक चिल्का लेक के ठीक पास में आप देखो यहाँ पर जा रही बे ऑफ बंगाल में। और गहीर माथा यहाँ पर से है आपको, ये यहाँ पे आपको गहीर माथा देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ से। समझ रहे हो? तो ये यहाँ से लेकर के पूरा मतलब इस वाले रीजन से, ऐसा मैं बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपको नेस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि अरीबाडा एक्टिविटी भी देखने को मिलती है भाई। ठीक। आगे आओ। तो यहाँ पर हमने बताया कि गहीर माथा बीच से लेकर के ऋषिकुलिया बीच तक ऑलिव रिडली टर्टल्स का अरीवाडा एक्टिविटी यानी कि नेस्टिंग देखने को मिलती है, मतलब जो अपने अंडे लाके रखते हैं। गहीर माथा बीच क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है? किसके लिए? ऑलिव रेडली सी टर्टल्स के लिए। और ऋषिकुलिया बीच ये सेकेंड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है। तो इन दोनों के बीच तक आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है, अरीवाडा एक्टिविटी। तो बैतरणी भी क्लियर है, ब्रह्मणी भी क्लियर है। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है खास करके, कौन सा? ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऑली रिडली सी टर्टल्स के बारे में, गहीर माथा बीच, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चलिए, अब भीतरकनिका नेशनल पार्क के ऊपर में एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, और ये नोट में क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले ये उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और यहीं पर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा डेल्टा रीजन है किसका? ब्रह्मणी बैतरनी का, और साथ में धामरा नदी का, है ना, इनका। और इस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं क्या? एक एंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती है जिसका नाम है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सॉल्ट वाटर में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क में। और इसके बारे में याद रखना कि ये एंडेंजर्ड है भाई, है ना। तो ये चीज भी आपके लिए जरूरी हो जाती है। ठीक। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सी रिवर देख ली भाई? एक तो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है बुधबलंगा, है ना। बैतरणी देख लिया, ब्रह्मणी देख लिया, बैतरणी और ब्रह्मणी के फॉर्मेशन से धामरा देख लिया। और यहाँ पर आपको मैंने ऋषि कुलिया भी दिखा दिया। अभी यहाँ पर उड़ीसा की हम लोग एक नदी को तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, वो होगी महानदी। है देखो, है ना। ब्रह्मणी और ऋषि कुलिया के बीच में यहाँ पर आपको एक महानदी में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर इसके अलावा एक दो नदियां और यहाँ पे देखनी है। वो देख लेते हैं। एक तो ये है, और एक ये है, उड़ीसा से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के ये गिर जाती हैं किसमें? बे ऑफ बंगाल में। तो ये हम लोग बात करेंगे रिवर नंबर 5। ये हो जाएगी रिवर नंबर 6। और महानदी जो है इनके बीच में, उसको अलग से अपन लोग अभी देखेंगे। ये यहाँ पे देखो, एक नदी आपको दिख रही है वंशाधारा, दिख रही है वंशाधारा। तो जो वंशाधारा है उड़ीसा से निकल रही है, फिर आंध्र प्रदेश जाएगी और फिर बे ऑफ बंगाल में। और ये यहाँ पर देखो छोटा सा गैप दिखेगा, ये इंद्रावती नदी इधर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे आपका नागवली है, इनके बीच में हल्का सा गैप है। ठीक है। तो नागवली भी उड़ीसा से निकल रही है,
और जा करके गिर रही है, बताइए किसमें। मैं एक काम करता हूँ, इसको नागवली के लिए इसको ऐसा बना देता हूँ। अरे यार, मतलब गैप है थोड़ा सा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये समझ रहे हो, थोड़ा सा एक गैप है, और गैप को दिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हल्का सा गैप दिखेगा। तो इंद्रावती अलग सोर्स है और नागवली का अलग सोर्स है। ठीक। इंद्रावती ये भी उड़ीसा से निकल रही है, मतलब कहने का ये है। और पर उसको अलग से पढ़ेंगे। भूतबलंगा, बैतरणी, ब्रह्मणी, ऋषिकुलिया, वंशाधारा और नागवली। अब बची एक नदी है जो हमारे काम की, वो है महानदी। चलिए अब इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। महानदी। हाँ जी। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होता है कि महानदी का ओरिजिन क्या है। तो महानदी निकलती है सिहावा की पहाड़ियों से। और सिहावा की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी सिहावा की पहाड़ियां। यहाँ से निकल रही है एक नदी, जिस नदी का नाम क्या है भाई बताइए? महानदी। ये महानदी है ये। तो पहले छत्तीसगढ़ में निकली, फिर उड़ीसा में आई, फिर उड़ीसा में आने के बाद में डेल्टा बनाती हुई ये गिर जाएगी कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। अब इसकी जो सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है शिवनाथ। ये छत्तीसगढ़ से ही आती है ना, और इसमें मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद एक नदी आ रही छत्तीसगढ़ से, हसदेव। हसदेव। एक आ रही है मांड। रटना मत, बस डायग्राम को तीन चार बार देखना, बस रीड करना। शिवनाथ कैसी ट्रिब्यूटरी बताओ? राइट बैंक या लेफ्ट बैंक? अगर लेफ्ट से आ रही तो लेफ्ट, राइट से आ रही तो राइट। और खुद को किस डायरेक्शन में फ्लो रखो? जिस डायरेक्शन में महानदी जा रही है। ठीक है। इसके बाद यहां पर एक नदी आ रही है, ईब। ठीक। ईब। तो अगर हम लोग बात करें तो सिहावा से महानदी निकली, उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसमें शिवनाथ, हसदेव, मांड, है ना, एस एच एम, है ना, एस एच एम मिल जाती है। शिवनाथ, हसदेव और मांड। उसके बाद जो ईब है, ये भी निकल तो रही है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रही है, ये उड़ीसा में जाकर के महानदी से मिल रही है। ठीक है ना, उड़ीसा में जाके महानदी से मिल रही है। और महानदी पे जहां पे मिल रही है उसके ठीक पहले एच है। एच मतलब क्या है? हीराकुद डैम, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है, लगभग 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो हीराकुद डैम है, उसके पास में ही हम लोग बात करेंगे, ईब नदी मिलेगी बेसिकली, है ना, उसके पास में ही समझ लो। ठीक है। तो ये ईब नदी है। तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। उसके बाद उड़ीसा से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जोक। और ये छत्तीसगढ़ में जा करके महानदी में मिल रही है। उड़ीसा से एक और नदी निकल रही, ओंग, और ये उड़ीसा में ही महानदी में मिल रही है। तेल एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी उड़ीसा से निकल रही है और उड़ीसा में ही जा करके महानदी में मिल जा रही है। ठीक है। और उसके बाद फाइनली ये डेल्टा बना रही है। ये देखो, ये डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। तो ये थी महानदी। सिहावा से निकली, फिर शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब मिली। और ईब के पास में ही क्या है बताओ? हीराकुद डैम है, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड का। आगे इसमें ओंग, तेल मिली, और फिर ये डेल्टा बना करके गिर गई। ये चिल्का लेक है यहाँ पे, ये चिल्का लेक है। ठीक है। और ये बता ही चुका हूँ, शंख और साउथ कोल मिल करके राउरकेला के पास से ब्रह्मणी बनाती हैं, और बैतरणी इसके एक डेल्टा रीजन में आके मिल जाती है और धामरा नदी बनाती है। ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। ये उड़ीसा में बहुत ज्यादा बाढ़ भी लाती है मानसून के समय में, इसलिए इसको सौर ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। और इसके ऊपर है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम, लगभग 25 किलोमीटर लंबा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो मेजर टाउन है, और जितने भी मेजर टाउन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो टाउन है ये उड़ीसा में ही है। चाहे वो संबलपुर हो, चाहे वो सोनपुर हो, चाहे वो कटक हो, है ना। और कटक में हम लोग बात करें तो ये बर्थ प्लेस है किसका बताइए? सुभाष चंद्र बोस जी का। बर्थ प्लेस है ये सुभाष चंद्र बोस जी का। और यहीं पे बाराबती स्टेडियम में है, और इसको सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक। तो हमारा उड़ीसा हो गया एकदम कंप्लीट। कौन कौन सा? भूत बलंगा, है ना, ये खारकई याद है ना, ये सुवर्ण रेखा में जाके मिल जाएगी उधर। बैतरणी,
ब्राह्मणी, बैतरणी जहाँ पे ब्राह्मणी से मिलेगी वहां पे क्या बनाएगी बताओ, यहाँ पे धामरा। उसके बाद महानदी देखा, ठीक है ना, ऋषि कुलिया देखा, है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको वंशाधारा देखा, देन नागावली देखा। और यहाँ पर ये जो कई पार्ट से महानदी डिवाइड हो रही है, इसमें से देखो, एक आपको देखने को मिलेगा क्या, देवी, एक आपको क्या देखने को मिलेगा, दया। ये सब इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी की, मतलब ये जो डेल्टा बनाती हुई जा रही है उसको ये नाम है देवी, दया। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रहे होगे, है ना। इसी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी की, उसको ये नाम दिए गए हैं, दया, देवी, ये सब कुछ, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया खत्म। अब चलते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी के ऊपर जिसका नाम है गोदावरी। देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे यार एक रिवर का नाम नहीं लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद ये है मंजरा। हम्म, डन। अब बात हो गई क्लियर। अब देखो, ये जो टी दिख रहा है, ये त्र्यंबकेश्वर है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है ना, भगवान शिव का। और जो त्र्यंबकेश्वर है ये कहाँ पर है, नासिक में, ठीक। तो त्र्यंबकेश्वर से एक रिवर का ओरिजिन हो रहा है, और त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, और इस रिवर का नाम है गोदावरी। अब ये गोदावरी निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है भाई, जैसा कि ये मैप है महाराष्ट्र का, ये जो पूरा आप मैप देख रहे हो महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से नदी निकली, उसके बाद ये तेलंगाना पहुंची, तेलंगाना के बाद में देखो ये यहाँ पर महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर बनाई, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर बनाई, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तेलंगाना और आंध्र का बॉर्डर बना रही है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए चली जा रही है। मतलब महाराष्ट्र से निकली, देन तेलंगाना में गई, ठीक है ना, फिर तेलंगाना महाराष्ट्र का थोड़ा सा बॉर्डर बनाया, फिर आगे जाकर के तेलंगाना छत्तीसगढ़ का थोड़ा बॉर्डर बनाया, फिर नीचे आकर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में फ्ले हुई, और फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ये पूरी गोदावरी है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक तो सबसे पहले प्रवरा, 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 और प्रवरा की भी एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी जिसका नाम है मूला। तो मूला नदी किसमें मिलती है, प्रवरा, और प्रवरा जाके मिल जाती है किसमें, गोदावरी में। उसके ऊपर देखो एक है पूर्णा, और पूर्णा की सहायक नदी दुधना। तो ये जो पीढ़ी है, ये ऊपर दिख रहा है ना, पूर्णा, प्रवरा, ये दुधना और मूला छोड़ भी दोगे तो चलेगा, पूर्णा और प्रवरा, ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखो ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में वर्धा, ये मुल्ताई में है। वर्धा कहाँ पर है, मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। वहां पर एक जगह है मुल्ताई, तो मुल्ताई से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है वर्धा। एक्चुअली मैंने आगे लिखा हुआ है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वर्धा नाम की नदी निकल रही है मध्य प्रदेश की मुल्ताई से। दिन ये कहाँ पर आ रही है, महाराष्ट्र में, ठीक। यहाँ अजंता की पहाड़ियां हैं, यहाँ से एक नदी निकल रही है पेनगंगा, और पेनगंगा जाकर के मिल जा रही है वर्धा में, और फिर वर्धा आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। वर्धा ये एमपी से, पेनगंगा उसमें आकर के मिल गई। और एमपी से जो महादेव हिल्स है, महादेव की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा का जो हिस्सा है, वहां से एक नदी निकल रही है वेनगंगा। क्या नाम है, वेनगंगा। और ये देखो, एमपी से फिर महाराष्ट्र आ गई। और एक नदी है पेंच, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो एमपी से निकल रही है और फिर महाराष्ट्र में आकर के वेनगंगा में मिल जा रही है, वेनगंगा में मिल जा रही है। फिर ये वेनगंगा आगे बढ़ी, और वेनगंगा में जब वर्धा मिल जाती है, और पेनगंगा तो पहले ही वर्धा में मिल गई है, वर्धा में मिली है पेनगंगा, और फिर ये वर्धा जाकर के वेनगंगा में मिल जाती है, तो जहां पर मिलती है वहां से नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता। तो प्राणहिता में बेसिकली तीन नदियों का पानी है मेजर, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा। और उसके बाद ये प्राणहिता जो है महाराष्ट्र से तेलंगाना जाती है और गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र से कहाँ जा रही है, तेलंगाना, और फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये गोदावरी में मिल जा रही है प्राणहिता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा से मिलकर बनी प्राणहिता, प्राणहिता महाराष्ट्र से जाकर के तेलंगाना में मिल जा रही है गोदावरी में, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र से एक नदी निकल रही है मंजरा, मंजरा, ठीक है। अब मंजरा ऐसे आ रही है, हल्का से कर्नाटक में गई, ठीक है, देखो यहाँ पे। उसके बाद ये तेलंगाना आई,
यहाँ पर इसके ऊपर एक निजाम सागर डैम भी है, आगे लिखा है, दिक्कत मत लेना। महाराष्ट्र से निकली, थोड़ा सा कर्नाटक गई, देन तेलंगाना में आकर के ये गोदावरी में मिल गई। मंजरा, इसी को मंजीरा भी बोल देते हैं। ठीक। तो वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा से प्राणहिता, एक मंजरा, इधर पूर्णा, इधर प्रवरा। ठीक। उसके बाद तेलंगाना से दो नदियां आपको ध्यान में रखनी है। एक है आपकी मानेर और एक है किन्नारसनी। मानेर तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जा रही है, और किन्नारसनी जो है ये तेलंगाना और आंध्र के बॉर्डर के पास में, बेसिकली तेलंगाना में, ये देखो ये गोदावरी से मर्ज हो जा रही है, देखो यहाँ पे किन्नारसनी। ठीक। अब ऊपर चलते हैं। इंद्रावती नदी कहाँ से निकल रही है? उड़ीसा से, ये आई। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ गई। छत्तीसगढ़ में इसमें एक नदी आके मिल गई जिसका नाम है नारंगी। इंद्रावती आगे गई। यहाँ बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क है, जहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल भी है। ठीक है। और उसको नियाग्रा ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, है ना। इसका जो शेप है वो हॉर्स शू का है, और नियाग्रा वाटरफॉल का भी शेप हॉर्स शू का है। उसके बाद ये नदी देखो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जाकर के, फिर ये देखो एक ट्राई जंक्शन के पास में, जहां पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का बॉर्डर है, वहां पर इंद्रावती नदी जो है, ये जो बिल्कुल ट्राई जंक्शन है, वहां पर जाकर के मिलती है गोदावरी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, सुपर इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। तो इंद्रावती जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप बताओगे गोदावरी की। ये बहुत पूछी जाती है इंद्रावती, है ना। ये मंजरा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। ये वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। मानेर, किन्नारसनी उतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती। ठीक। आ, इसके ऊपर यहाँ पे बनाएंगे नहीं, नहीं तो फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक रिवर है सबरी, जिसको उड़ीसा में कोलाब रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब ये सबरी नदी आ रही है, ये छत्तीसगढ़ में गई, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे फ्लो करी, समझ रहे हो। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे फ्लो करी, और फिर ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है, ये बॉर्डर यहाँ पर था, तेलंगाना वाला, ये यहाँ पर, बस आंध्र प्रदेश में आकर के ये गोदावरी मिल गई। ये कौन सी नदी थी? सबरी। सबरी। ठीक है। और एक नदी है आंध्रा से निकलती है, जिसका नाम है सिलेरू। ये आंध्रा से निकल के उड़ीसा गई, और यहाँ पर इसके ऊपर जो बी देख रहे हो, ये है बलीमेला रिजर्वायर। आंध्रा से निकली, उड़ीसा में इसके ऊपर बलीमेला रिजर्वायर है, और फिर बिल्कुल बॉर्डर के पास में ये सबरी में चली जाती है, सिलेरू नदी सबरी में चली गई, और सबरी जो है आंध्रा में आकर के गोदावरी में मिल गई। आई होप क्लियर है। ये है गोदावरी। इसमें आ रही है यहाँ से पूर्णा, प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, ठीक है, मानेर, किन्नारसनी, इंद्रावती, सबरी। और सबरी में कौन सी मिल रही है? सिलेरू। इंद्रावती में कौन मिल रहा है? नारंगी। नारंगी और सिलेरू को छोड़ भी सकते हो चाहो तो, लेकिन ये बली मेला रिजर्वायर कहाँ पर है? देखो उड़ीसा में है, और कौन सी नदी पर है? सबरी। तो ध्यान में रखना है। ठीक है। इतनी सी बात है गोदावरी के बारे में। अब देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो गोदावरी का यही है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, सॉरी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे इंडिया की। मतलब गंगा नंबर वन है, और उसके बाद सबसे लंबी नदी यही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और दूसरा, अगर साउथ इंडिया की या फिर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछ ले, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्योंकि इससे लंबी नदी जो है पूरे साउथ इंडिया में नहीं है, और इंडिया लेवल पे सेकंड है लेंथ में। और बात करें साउथ इंडिया की या फिर पेनिनसुलर इंडिया की, तो नंबर वन है लेंथ में। इसको दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोला जाता है। जैसे कि गंगा में भी हम लोग को कुंभ देखने को मिलता है, यहाँ पर भी नासिक में कुंभ देखने को मिलता है। ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव की जो जटाओं से एक कमंडल में गौतम ऋषि जो है वो लेकर के आए थे इस रीजन में गंगा को। समझ में आ रहा है? क्यों लाए थे? क्योंकि जहां जहां गंगा जाएगी वहां वहां पे जो राक्षस थे वो मर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए भी हम लोग बात करें कि गंगा जब हिमालय में आई उसके पहले से आ गई थी। ठीक है। और या फिर आप ये बोल सकते हो पेनिनसुलर इंडिया पहले बना है और हिमालय बाद में बना है, तो गंगा से पहले ये बनी है। तो इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी कहा गया। और ये साउथ में तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा गया। तो साउथ गंगा या फिर दक्षिण गंगा अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना, करेक्ट आंसर है गोदावरी। साउथ गंगा या फिर दक्षिण गंगा, दोनों में ही आंसर आपका क्या होना चाहिए बताइए?
गोदावरी, और इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, ये क्वेश्चन आया था सीपीओ 2022 में कि गोदावरी नदी के ऊपर कौन सा ब्रिज है जिसको डीकमीशन कर दिया गया। तो एक हैवलॉक ब्रिज था, ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था हैवलॉक, जिसको ओल्ड गोदावरी ब्रिज भी कहा गया। ये एक रेलवे ब्रिज था राजा मुंदरी में। राजा मुंदरी एक प्लेस है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो इसको डीकमीशन कर दिया गया। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से ब्रिज को डीकमीशन किया गया था गोदावरी पे। ठीक। राजा मुंदरी, जिसका नया नाम क्या रखा गया है, राजा महेंद्र वरम, है ना, राजा महेंद्र वरम इसका नाम रखा गया, आंध्र प्रदेश में प्लेस है। यहाँ से रिवर दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। मान लो ऐसे जा रही है तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट होगा, मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, तो एक मान लो ऐसे हो रही है और ऐसे हो रही है, मान लो, तो ये जो ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न है, मान लो ऐसा। तो जो ईस्टर्न पार्ट है उसको गौतमी गोदावरी कहा गया, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको वशिष्ठ गोदावरी कहा गया। आप तो बस इतना याद रखो कि जो राजा मुंदरी है वहीं पर आपको गौतमी गोदावरी देखने को मिलती है। बेसिकली यहीं पर रिवर स्प्लिट हो जाती है। ईस्टर्न गोदावरी, जो ईस्टर्न है उसको गौतमी गोदावरी, और जो वेस्टर्न है उसको वशिष्ठ गोदावरी के नाम से कहा गया। और बेसिकली डेल्टा शुरुआत हो जाता है यहाँ से, ये राजा मुंदरी आया, ये इस तरीके से फिर डेल्टा का फॉर्मेशन होने लगता है। अब आप लोगों ने पुडुचेरी का एक शहर पढ़ा होगा, येनम। तो जो येनम है वो आपको गौतमी गोदावरी नदी के ही बैंक पे सिचुएटेड है। ये पुडुचेरी का पार्ट है येनम, है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था। तो गौतमी गोदावरी नदी के किनारे या फिर सिर्फ गोदावरी नदी के किनारे हम लोग को येनम देखने को मिलता है। आगे, पेनगंगा कहाँ से निकलती है, अजंता रेंज से। वर्धा कहाँ से निकलती है, मुल्ताई बैतूल से। और ये कहाँ पर है भाई, ये मुल्ताई बैतूल ये सब एमपी में है। और अजंता रेंज कहाँ पर है जहाँ से पेनगंगा निकलती है, ये आपका महाराष्ट्र में है। वेनगंगा महादेव हिल से निकलती है, और ये भी कहाँ पर है बताइए, मध्य प्रदेश में। पेंच भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। अब इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ आती है, और फिर जाकर के कहीं हम लोग बात करें तो ये गोदावरी में मिलेगी जाकर के। ये देखो इंद्रावती नदी, ठीक है, बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे जहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर है। ठीक। तो इंद्रावती जो नदी है ये बस्तर में एक वाटरफॉल बनाती है जिसको बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। और याद रखना, इसका शू हॉर्स शू की तरह है, इसका जो शेप है वो हॉर्स शू की तरह है, घोड़े की नाल की तरह। और ऐसा ही शेप नियाग्रा वाटरफॉल का भी है, तो इसलिए इसको नियाग्रा 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 ऑफ इंडिया या फिर नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में है, और इंद्रावती नदी पे ही, जो इंद्रावती जो नदी है वो इंद्रावती नेशनल पार्क से भी होकर के जाती है, जो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, जैसे कि मतलब ये जैयाकवाड़ी हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग अगर जाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, श्री शैलम देखने को मिलेगा तेलंगाना में। और आगे जाएंगे तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा तेलंगाना में। और आगे जाएंगे तो पोलावरम देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में। तो जो आपका यहाँ पे क्या है, या एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जैयकवाड़ी, श्री राम सागर, और क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, आपका कालेश्वरम, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पोलावरम, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पर और देखना जरा, क्या, कि जो श्री शैलम मेरे मुंह से निकल गया था वो कृष्णा में है, याद रखना, गोदावरी में नहीं है। ठीक। तो वापस आ जाओ, कौन कौन से प्रोजेक्ट याद रखने हैं हम लोग को। एक तो आपको याद रखना है जैयकवाड़ी, उसके बाद श्री राम सागर, उसके बाद कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका लिफ्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मतलब स्लोप कम है, उस जगह से पानी को मोटर से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है जहाँ पे पानी नहीं है, और फिर इरिगेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट तेलंगाना में, पोलावरम जो है ये आंध्रा में, जैयकवाड़ी या फिर नाथ सागर ये पैठान नाम की जगह पे है महाराष्ट्र में। उसके बाद निजाम सागर जो डैम है ये मंजरा नदी पे बना हुआ है तेलंगाना में, मैंने बताया भी था, है ना। तो चाहो तो यहाँ पर आप लोग एक ऐसा कर लो, ऐसे, ये निजाम सागर, है ना, निजाम सागर, ठीक है। तो जैयकवाड़ी ऐसे कर लो, जैयकवाड़ी यहाँ है। फिर आपका श्री राम सागर हो गया, और दूसरा कालेश्वरम हो गया, वो आपको तेलंगाना पे मिलेगा। उसके बाद पोलावरम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा।
ठीक है ना, ये आपका राजा मुंदरी है मान लो। ठीक है, तो इतनी बात आपको गोदावरी के बारे में करनी है। डन, इतने में आपका गोदावरी कवर हो जाएगा। आगे आओ कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी है वो निकल रही है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ पर है भाई? सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट में। तो महाबलेश्वर जो कि आप बोलोगे सह्याद्री की पहाड़ियों में ही एक पहाड़ है, यहाँ से निकल रही है कृष्णा। ये ऐसे, उसके बाद ये जा रही है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद ये थोड़ा सा तेलंगाना में फ्लो हुई। उसके बाद ये आप देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे फ्लो हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश से आकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे कि KWP, कोयना वर्धा पंचगंगा, और डी क्या है? दूध गंगा। ये महाराष्ट्र से निकली फिर कर्नाटक में गई दूध गंगा, जबकि कोयना, वर्णा और पंचगंगा ये महाराष्ट्र में ही मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र से नदी निकल रही है घाट प्रभा, ये जी फॉर घाट प्रभा, और ये कर्नाटक में आकर के मिल जा रही है। उसके बाद माल प्रभा, ये कर्नाटक से निकल रही है और कर्नाटक में मिल जाएगी। घाट प्रभा माल प्रभा इंपॉर्टेंट है। कोयना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णा पंचगंगा दूध गंगा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेना क्योंकि अब क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तुंगभद्रा भी कर्नाटक से निकलेगी और इसी के किनारे आपको हम्पी नाम का शहर देखने को मिलेगा जो कि विजयनगर की कैपिटल हुआ करता था। तो तुंगभद्रा ऐसे गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास में ये तुंगभद्रा बेसिकली कर्नाटक में ही मेजर फ्लो होती है। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके पास में ही जाकर के मिल जाती है कृष्णा में। है ना, ये तेलंगाना में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जाएगी भी तो आंध्रा में। तो इस प्रकार से जाकर के इसमें मिल जाएगी। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा ये नहीं छोड़ सकते। तो जाके कृष्णा में मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर देखो एक भीमा नदी है। भीमा नदी ये ऐसे आ रही है और इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है पंढारपुर। फिर भीमा जो है ये जा रही है कहाँ पर बताइए? बताइए, भीमा ऐसे जा करके कर्नाटक में मिल जा रही है किससे? कृष्णा नदी से। ठीक, ये डबल एम क्या है? ये मूला मूठा रिवर है। दो नदियां, एक मूला और एक मूठा, ये दोनों मिलती है कहाँ पे? पुणे में। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मूला मूठा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो पुणे। और ये मूला मूठा नदी भी जाकर के भीमा में मिल जा रही है। देखो ये भीमा में मिल जाए तो मूला मूठा भी भीमा में मिलेगी। और मूला मीठा अलग अलग नदी थी पर ये पुणे में एक साथ हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें मिल जाएगी। मूसी नदी जो है तेलंगाना में फ्लो होती है और इसी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। तो बिल्कुल तेलंगाना आंध्रा बॉर्डर पे ये मर्ज जा रही है। एक है मुनेरू नदी, तो तेलंगाना से निकलेगी और आंध्रा में आकर के कृष्णा में मिल जाएगी मुनेरू नदी। ठीक है, तो मूसी, मुनेरू, तुंगभद्रा, भीमा, मुला मुठा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ये इतना पता होना चाहिए किसके बारे में? कृष्णा नदी के बारे में। और मैप जो है मैंने लगभग एकदम एग्जैक्ट करने का ही कोशिश किया है, इसलिए मैंने इसको अलग से बैठ करके पहले मैप ड्रॉ किया है ताकि मैप रॉन्ग ना हो। है ना, ताकि ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा याद करते समय। ठीक है, और क्वेश्चन आप बनाना वो आपके फटाफट बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जानते हो इसमें कहाँ है? क्या है? ये महाबलेश्वर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोयना नदी जो आप देख पा रहे हो इसके ऊपर एक फेमस डैम भी है, अभी हम लोग देखेंगे कोयना डैम। और उसके ऊपर एक बार इतना ज्यादा पानी भर दिया गया था कि वहां पे अर्थक्वेक आ गया था, उसको मैन मेड अर्थक्वेक कहा गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया की आफ्टर गोदावरी। अब जो कोयना डैम है, मान लो ये डैम है, तो इसके पीछे जो लेक है इसका नाम है शिव सागर लेक। क्या नाम है? शिव सागर लेक। तो जो कोयना डैम है इसके बारे में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि ये महाराष्ट्र में ही है। ठीक, और दूसरी बात इसके जो लेक है उसका नाम क्या है? शिव सागर लेक है ना। और अभी तक जितना भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अभी भी, मतलब जितना रेडी है उसके हिसाब से। है ना, 1920 मेगावाट। ठीक, उसके बाद इसमें इस नदी पे एक डैम है नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर डैम। ये तेलंगाना और आंध्रा बॉर्डर पर है, पर ऑप्शन में ज्यादातर तेलंगाना ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में श्री शैलम डैम है। ये तेलंगाना और आंध्रा में है पर मेजर पोर्शन इसका आंध्रा में है, जैसे नागार्जुन सागर का मेजर पोर्शन तेलंगाना में है। ठीक है,
नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, कोयना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजर सिटी जो इसके किनारे बसी हुई हैं, जैसे कि अमरावती हो गया, श्रीशैलम हो गया, गुंटूर टोबैको के लिए फेमस है। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो याद रखो, जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। तो ये थी आपकी कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। डन। अब आगे देखते हैं। और मेजर नदियों में जो ईस्ट फ्लोइंग है उसमें लास्ट है। और इस नदी का नाम क्या है भाई? कावेरी। क्या नाम है इसका? कावेरी। तो देखिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन है। तो ये निकलती ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, वेस्टर्न घाट से। और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ये कौन सा स्टेट में है बताइए? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में, जैसे महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक। तो यहाँ से ये कावेरी नदी निकल रही है। उसके बाद अगर आप लोग देखें, कावेरी नदी जा रही है तमिलनाडु, और फिर ये ऐसा डेल्टा बनाते हुए, मतलब यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। इसमें दो इंपॉर्टेंट शहर हैं तो याद रखने हैं। एक है तिरची, या फिर जिसको तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, और दूसरा है तंजावुर। यहाँ पे तंजावुर है, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है। बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनमें है हेमावती, शिमशा और अर्कावती। तो ये देखो, तीनों ये कहाँ से आ रहे हैं? कर्नाटक से ही आ रहे हैं। हेमावती, शिमशा और अर्कावती। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कर्नाटक से ही देखो एक और नदी बिल्कुल बॉर्डर के पास में, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है। और जो एस आप देख पा रहे हो, ये है सुवर्णावती। क्या नाम है? सुवर्णावती। ये उतना एग्जाम में नहीं आती, पर ठीक है, सुवर्णावती। ये हो जाएगी आपकी लक्ष्मण तीर्थ। ठीक। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं, तो हेमावती, शिमशा, अर्कावती, और बताऊंगा कौन कौन सी, काबिनी, भवानी और अमरावती। मतलब याद रखने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो कौन कौन सी मेजर आप याद रखो जिसको आपको नहीं भूलना है? काबिनी, भवानी, अमरावती, ठीक है, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। ये आप ना भूलें, है ना? ये आप ना भूलें। ठीक है। अब देखो, ये जो काबिनी है, ये कहाँ से निकल रही? केरल से। और ये फिर कर्नाटक में जाकर के मिल रही है। भवानी भी देखो केरल से निकल रही है, और ये जाकर के तमिलनाडु में मिल रही है। नोयल जो है, मैं अब बात करूं तो कर्नाटक बॉर्डर के पास से ही तमिलनाडु से निकल रही है ये, और जाके मिल रही है। और अमरावती तो है बिल्कुल बॉर्डर पर, अगर आप लोग बात करें, और जाकर के ये मिल रही है किसमें बताइए? कावेरी में। तो ये नदी है कावेरी, और ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। और यहाँ पर एक और रिवर आकर के मिल रही है तमिलनाडु से, इसका नाम क्या है? थिरुमानी मुथारू। है ना? थिरुमानी मुथारू, थिरुमानी मुथारू। है ना? तो दो चार बार आप इसको पढ़ोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब ओरिजिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ओरिजिन कहाँ से है। तो आप बताना कि सर इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी हिल से, जो कि कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, याद रखना, साउथ गंगा नहीं बोलते हैं। साउथ गंगा या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। और कावेरी को क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले, ये एक पेरेनियल रिवर है। साउथ में एकमात्र ऐसी नदी है जो इसमें साल भर पानी होता है। क्यों? क्योंकि समर के समय में इसमें साउथ वेस्ट मानसून से पानी आता है, जो कि इसके अपर पार्ट में आता है। ठीक है। और विंटर के समय में इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है, जो कि इसके लोअर पार्ट में आता है। समझ रहे हो? तो यही रीजन है कि इसमें साल भर पानी आपको देखने को मिलता है। मतलब जब समर के समय जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पे बारिश हो जाती है ना? फिर ठंड के समय में इस एरिया में बारिश हो जाती है। ठीक है। तो इसमें साल भर पानी रहता है, और इसीलिए ये एकमात्र पेरेनियल रिवर है पूरे दक्षिण भारत में। याद रखना ये बात। ठीक। तमिलनाडु में इसको पोन्नी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसको पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु में इसको पोन्नी भी बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर दो रिवर आइलैंड हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है शिव समुद्रम, और दूसरा है श्रीरंगापट्टनम। दोनों ही कर्नाटक में हैं। दो आइलैंड हैं जो हमारे काम के हैं, रिवर आइलैंड इसके ऊपर, और दोनों ही कर्नाटक में है, शिव समुद्रम और श्रीरंगापट्टनम। याद रखेंगे। अब 1902 में
हमारे यहाँ पे बनाया जाता है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये इंडिया का फर्स्ट मेजर, आप बोल सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। और ना सिर्फ इंडिया का, एशिया का भी। इसकी कैपेसिटी थी 4.5 मेगावाट। ठीक है ना, 4.5 मेगावाट। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा सिद्रेपोंग। अब ये जो आपका जो सिद्रेपोंग है ना, जो सिद्रेपोंग है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये लगभग 130 किलोवाट का था बस। कहाँ 130 किलोवाट और कहाँ 4.5 मेगावाट। समझ रहे हो आप लोग? तो ये आप लोग बोल सकते हो कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें, है ना, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सिद्रेपोंग था वो बहुत ही माइनर था। यस और नो? अगर हम लोग बात करें, जो सिद्रेपोंग है वो बहुत ही ज्यादा आपका माइनर था। अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, बताइए? हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं आपके, मुझे क्या बोलना चाहिए, शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे। तो जो शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये है कहाँ पे, कर्नाटक में ही। शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है। ठीक है, शिव समुद्रम आपका वाटरफॉल भी है। यहाँ पे मैं कर्नाटक लिख देता हूँ। शिव समुद्रम आपका वाटरफॉल भी है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि ये माइनर प्रोजेक्ट था, और नियर अबाउट कितना मैंने आपको बोला है भाई, 130 किलोवाट ना? हाँ, ये बेसिकली 2 into 65 किलोवाट था, मतलब 2 यूनिट थी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 130 किलोवाट ही हो गया। 1897 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक। तो आई होप ये बात भी आप लोग को समझ में आएगा। डन। ये ओल्डेस्ट, अगर लेकिन आपसे पूछ लीजिए ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तब आप आंसर सिद्रेपुंग लगा करके आना। और इससे जो पावर सप्लाई हुई थी वो किसको हुई थी बताओ? दार्जिलिंग को, है ना। दार्जिलिंग जो टाउन है वहां पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो पावर सप्लाई हमको देखने को मिली थी। ठीक। आई होप पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलें, कोई डाउट अगर किसी को होगा तो प्लीज ना, आप लोग जो उसमें जो मैसेज का ऑप्शन आता है ना, उसमें आप लोग मैसेज कर देना। तो जो भी होगा आपका डाउट मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक। डन। तो इतनी बात हम लोग की क्लियर करना चाहिए। तो शिव समुद्रम ना सिर्फ वाटरफॉल है, बल्कि एक आइलैंड भी है। और यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना था, जो इंडिया का फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट था। डन। तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर। ठीक है, ये कर्नाटक में है। तो कृष्णा नदी पर ही है कृष्णराज सागर। एक मेट्टूर डैम बना हुआ है तमिलनाडु में। और मेट्टूर डैम का जो रिजर्वायर है उसका नाम है स्टैनली रिजर्वायर। ये मान लो मेट्टूर डैम है, तो यहाँ जो पानी भरा हुआ है उसको स्टैनली नाम दिया गया। ये तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद जो कावेरी नदी का डेल्टा है, उसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इस एरिया में काफी ज्यादा राइस का प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। चावल बहुत ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। तो गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं कावेरी रिवर के डेल्टा को। उसके बाद ये मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर है हमारे देश की, है ना। और इसके ऊपर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, जहां जहां से इसमें पानी आता है, जैसे कि कर्नाटक, फिर केरल की भी नदियों से आता है तो वो भी है, तमिलनाडु भी है, और पुडुचेरी, है ना। इन चारों के बीच में डिस्प्यूट है। लेकिन आपके एग्जाम में आता है तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, मतलब स्टेट पूछता है तो कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि मेजर जो डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो मेन रिवर है कावेरी, वो तो इन्हीं दोनों से जाती है। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको अलग अलग जगह से देखने को मिलती है, पर जो मेन रिवर है कावेरी वो तो इन्हीं दोनों जगह से जाती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादा डिफरेंस है ना। सबसे ज्यादा मतलब जो डिस्प्यूट है वो यही है, बाकियों में इतना नहीं है। ठीक। सबसे ज्यादा वाटर जो मिलता है वो तमिलनाडु को ही मिलता है, जबकि ओरिजिन कहाँ से है, कर्नाटक से। तंजावुर जो शहर है उसको ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और साथ में राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं, है ना।
अच्छा, ये दो स्टेट पूछेगा तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा इन दोनों की रहेगी, ठीक है ना? केरल और तमिलनाडु। मैं यहाँ पे वर्सेस लगा देता हूँ कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूट इन्हीं दोनों के बीच में, वैसे तो चारों के बीच में। ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया या फिर राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु किसको बोलते हैं, तो आप थंजावुर बताना। कराईकल जो कि पुडुचेरी का पार्ट है, वो भी कावेरी रिवर के डेल्टा रीजन में ही आता है ना? ये अगर हम बात करें, कराईकल एक डिस्ट्रिक्ट है जो किसमें आता है भाई, तो ये आपको मैंने ज्योग्राफी के स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। ये आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी में, है ना? ये आपको पुडुचेरी में देखने को मिलेगा। इतनी बात है आपको कावेरी के बारे में पता होनी चाहिए। तो याद रखना, गंगा ऑफ साउथ इंडिया ये है, लेकिन साउथ गंगा गोदावरी है। डन। ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। उसके बाद उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी अब छोटी छोटी सी नदियां हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि एक नदी आपको दिखेगी, पेन्नार। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ पहले तो। ये पेन्नार है, यहाँ पर एक पलार दिखेगी, ठीक है? यहाँ पर एक वैगई दिखेगी, जिससे हमको मतलब है, ज्यादा नहीं। देखो, पेन्नार अगर आप लोग देखें तो ये आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक से निकल रही है, फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। फिर जो पलार आप लोग देख रहे होगे, ये भी कर्नाटक से निकल रही है, फिर आंध्र प्रदेश में आकर के, सॉरी, कर्नाटक से निकल रही, फिर तमिलनाडु में आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी पलार। ठीक, मैंने क्या बताया? पेन्नार कर्नाटक से निकली, फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। पलार जो है ये कर्नाटक से निकली और फिर तमिलनाडु में आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। एक पोनीयार भी है उसके ठीक नीचे, अगर आप देखो तो ये भी कर्नाटक से निकलती है, और आप देखो आंध्र सॉरी तमिलनाडु में आकर के गिर जाती है किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ये देखो, एक काम करते हैं यार, एक सेकंड रुको, पेन चाहिए ना मुझे, यहाँ मैं लिख देता हूँ ना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो कर्नाटक से निकली पेन्नार, आंध्र में जाके गिर गई बे ऑफ बंगाल में। पलार और पुनैयार जो है, ये भी कर्नाटक से निकली, लेकिन तमिलनाडु में जाकर के गिरी बे ऑफ बंगाल में। एक आपको वैगई देखने को मिल रही है, तमिलनाडु से निकलती है, बिल्कुल आपके केरल बॉर्डर के पास से वैगई, देखो येलो कलर से किया है। और हम लोग बात करें, पाक स्ट्रेट में जाकर के गिर जाती है किसमें? बताओ कौन सी? वैगई। तो याद क्या करना है वो देख लो थोड़ा सा, सब नहीं करना है। देखो, पेन्नार, इसको उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है, और ये नंदी हिल्स है यहाँ कर्नाटक में, वहां से निकलती है। याद रखना, नंदी हिल्स जो है वो कर्नाटक में वहां से निकलती है। वैगई जो है, इसके नीचे भी आपको छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ये बहुत छोटी हैं, ठीक है ना? और वैगई एक मेजर नदी है। तो सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया वैगई को माना जाता है, और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, और एक मेजर नदियों में है वैगई, ठीक है? तो ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपको फोकस करना पड़ेगा इस नदी पे। ये है नर्मदा नदी, दिख रहा है? ये नर्मदा। और दूसरी अगर हम लोग इसी तरीके से बात करें, तो फोकस इस पे करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ, अरे यार कलर ही चला जा रहा है। इस नदी का नाम है ताप्ती। ये देखो, ये वेस्ट फ्लोइंग नदियों में ये एक नदी दिख रही है आपको, ताप्ती। यहाँ पर आपको दिखेगी लूनी, ठीक है? ये आपको आती हुई दिख रही है यहाँ पर एक साबरमती। ये आपको दिख रही है कि ऐसे आती हुई एक माही, है ना? ये हमारी मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। तो चलो, अब इनके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत चालू करते हैं। एक ही मैप में हम लोग लगभग सारा कुछ कवर कर लेंगे। देखो, नाग पहाड़ियाँ ये अरावली में है ना? यहाँ से निकलती है अजमेर से। अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक पुष्कर नाम की जगह है, उसके पास से समझ लो। ये जो नाग पहाड़ियाँ अरावली हिल से, यहाँ से एक नदी निकल रही है लूनी, फिर ये थार डेजर्ट में होकर के जाएगी। और जो रण ऑफ कच्छ है, यहाँ पे जो रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, यहाँ पर ये नदी डिसअपियर हो जाएगी, मतलब कि आप बोल सकते हो सूख जाएगी, है ना? जो रण ऑफ कच्छ है गुजरात में, यहाँ पर ये सूख जाएगी, ठीक है? और ये नदी सिर्फ
बारिश के समय में ही दिखती है, ऐसे नहीं दिखती। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लूनी नदी है, ये किसी समुद्र को, ओशियन को ज्वाइन नहीं कर रही, ये लैंड टू लैंड ही फ्लो हो रही है, इसलिए इसको इनलैंड रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलैंड रिवर भी बोलते हैं। और एक और बात, ये आपके डेजर्ट वाले एरिया में है, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होती है, तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है ना? तो ये भी एक कारण है, बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती है, और इस नदी में बहुत ज्यादा सॉल्ट मिलता है ना? इसी कारण से इसको सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है। तो ये है लूनी। ठीक। उसके बाद है ये साबरमती। साबरमती की बात करें हम लोग, ये उदयपुर के पास से निकलती है ना? कहाँ? अरावली में। तो बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखो, साबरमती जो है ये अरावली से निकलती है। ठीक है। अब साबरमती निकली राजस्थान से, फिर ये गुजरात में आई, और गुजरात में दो शहर याद रखो, एक गांधीनगर और एक अहमदाबाद इसके किनारे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर और अहमदाबाद इसके किनारे है। उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंभात में या फिर खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है साबरमती। अब यहाँ पर मांडव हिल्स है, मांडव हिल्स, और मांडव हिल से कई नदियां निकलती हैं, जैसे कि एक भोगवा। तो भोगवा तो इसकी ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है साबरमती की। तो ये साबरमती ऐसे आई है, और ये भोगवा ऐसे आकर के मिल गई है। ये गांधीनगर है और ये अहमदाबाद है। अब मांडव हिल से ही एक नदी निकलती है, सतरुंजी। ये देख रहे हो, ये सतरुंजी, ये भी जाकर के यहाँ पे गिर जाती। तो सतरुंजी याद रखो, एसएससी में आया हुआ है कि कहाँ है सतरंजी नदी, कहाँ मिलती है, तो आपको सीधा बताना है कि भैया ये मिलती है गुजरात में। भोगवा सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, ये है। गांधीनगर अहमदाबाद इसके किनारे है। लूनी ये अरावली से, ये बस इतना ध्यान रख लो दोनों। ये भुज है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी। ये गल्फ ऑफ कॉम्बे, खंभात की खाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक। अब अगली नदी देखते हैं। ये यहां से निकलती है विंध्याचल की पहाड़ियों से, एक नदी जिसका नाम है माही। ये ऐसे आई, और उसके बाद ये राजस्थान में गई, ये राजस्थान है। और फिर राजस्थान के बाद ये गुजरात में, और फिर ये जाकर गई यहाँ गिर गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जाती है एक नदी, सॉरी एक लाइन, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को एक बार इसने यहाँ पे काटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार इसने यहाँ पे काट दिया, है ना? मतलब दो बार काट दिया। ऐसे कर्क रेखा चली गई, तो एक बार इधर काट लिया, एक बार इधर काट लिया। ठीक है। तो दो बार कट कर दिया इसने। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या फिर कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो आप बताओगे माही नदी। कर्क रेखा ऐसे जाती है ऐसे। Then, तो माही भी हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग अगली नदी की तरफ चलते हैं, जो मेजर नदी है, और उसका नाम है नर्मदा। ये नर्मदा है। ये जो आप फ्लो देख रहे हो, ये कौन सी नदी का है भाई? ये आपकी नर्मदा है। ठीक। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक का जो पूरा का पूरा प्लेट्यू का इलाका है, वहां से, और उसमें भी मैकाल की पहाड़ियों से, अमरकंटक प्लेट्यू में मैकाल की पहाड़ियों से ये नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक बिल्कुल आप देख सकते हो बॉर्डर पर है, किसके? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ये निकल रही है नर्मदा। अब जैसी ही निकलती तो थोड़ी दूर पे यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है कपिल धारा। देखो 3 नंबर पे कपिल धारा, तो यहाँ पे कपिल धारा। फिर जबलपुर के पास में इसके ऊपर जो भेड़ा घाट नाम की जगह है ना? ये यहाँ पे भेड़ा घाट है। यहाँ पर इसमें कई फॉल हैं, जिसमें से एक फेमस वाटरफॉल है वन वाला, जिसका नाम है धुआंधार। तो भेड़ा घाट, धुआंधार वाटरफॉल है, और ये दोनों जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। भेड़ा घाट और धुआंधार। भेड़ा घाट में कई वाटरफॉल है, उन्हीं में से एक धुआंधार है। ठीक है। और यहाँ पर रॉक आपको कौन सी देखने को मिलता है? मार्बल रॉक देखने को मिलती है भेड़ा घाट में। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग, जबलपुर के पास में। उसके बाद यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है बरगी डैम, और इसका नाम है रानी अवंतीबाई डैम भी बोलते हैं, बरगी डैम या फिर रानी अवंतीबाई डैम। ठीक। एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से यहाँ से एक नदी जा रही है, बंजर नदी, ये यहाँ पे आकर के मिल गई। ये बंजर नदी है। ठीक है, बंजर। आपको इसकी ट्रिब्यूटरी में ज्यादा याद नहीं रखना है, बस एक याद रख लेना, तवा। तवा याद रखो बस, बाकी आप लोग छोड़ दो। अगर आप एमपी का एग्जाम देते हो तो आपको सारी पता होना चाहिए, पर अगर आप इंडिया का एग्जाम देते हो तो सिर्फ तवा याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर एक तवा डैम है। ठीक। अब आगे आते हो, ये हो गया कपिल धारा, भेड़ा घाट, धुआंधार हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे शेर, शक्कर, तवा, ये नदियां हैं। बरना, कोलार, ये भी नदियां हैं। यहाँ पर इसके ऊपर एक फेमस डैम है जिसका नाम है इंद्र सागर डैम, इंद्र सागर डैम। आगे जाओगे तो इसमें नदी आती है हिरण और चोराल या फिर दूधी नदी, एक ये आ रही है। एक मान नदी, एक हथनी नदी। उसके बाद ये नदी आगे जा रही है,
यहाँ पर इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है। ठीक है। और उसके बाद बहारुच नाम की जो जगह है गुजरात में, उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक। तो ये पूरा फ्लो है नर्मदा का, और आप देखो ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। कौन सी नदी? नर्मदा। उसके बाद ये जो जगह ये है मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ये है। मैंने नीचे लिख दिया है, पर ये है यहाँ, है ना, जहाँ पे ये बना है, क्योंकि नीचे तो महाराष्ट्र है। तो मुल्ताई जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, यहाँ से एक नदी निकल रही, तापी या फिर ताप्ती। इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर, है ना, जहाँ पे हम लोग बात करें मुमताज की डेथ हुई थी, बुरहानपुर ये। उसके बाद ये नदी आती है महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र से आगे जाती है ये कहाँ पे? गुजरात, जहां पर इसके ऊपर उकई डैम भी आपको देखने को मिलेगा, और काकरा पार न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी देखने को मिलेगा। फिर इसके आगे इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जो बहुत बार एग्जाम में है, जिसका नाम है सूरत। उसके बाद ये भी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। तो अगर मैं देखूं तो नर्मदा नदी के लगभग पैरेलल ये ताप्ती नदी बह रही है वेस्ट फ्लोइंग में। तो सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग नदी तो मुझे नर्मदा दिख रही है, और दूसरे नंबर पर मुझे कौन सी दिख रही है? ताप्ती दिख रही है। ठीक है। तो ये मैप तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले नर्मदा से ही शुरू करते हैं। देखो, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ पर है? अमरकंटक प्लेट्यू। ये बेसिकली हम लोग बात करें एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है, लेकिन जो मैकाल की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। अगर एक स्टेट पूछे तो एमपी लगाना। इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और एमपी में 1077 किलोमीटर। पर एक पॉइंट याद रखना जो एग्जाम में बहुत आता है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, यही है। ठीक। अगला पॉइंट बहुत आता है कि कौन सी रिवर है वेस्ट फ्लोइंग जो कि रिफ्ट वैली से होकर के जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आज किया था, जो दामोदर है वो हजारीबाग और रांची प्लेट्यू से होकर के जाती है, मतलब उनके बीच से। और नर्मदा जो है ये नॉर्थ में ही विंध्या है, और इसके साउथ में सतपुड़ा है। तो इनके बीच से होकर के फ्लो करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विंध्या नॉर्थ में है और इनके बीच से होकर के बहती है। और यही रीजन है कि इस नदी को फैलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है भाई। और इसीलिए ये नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाती, तो बहुत तेजी से बहती हैं ये नदियां। रिफ्ट वैली क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। तो ये नदी एस्चुरी बनाती है, याद रखना, एस्चुरी। जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। स्टार्टिंग में ही बता दिया था आई थिंक। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है भेड़ाघाट, और यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल हैं, और उन्हीं में से एक वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, याद रखना। अब भेड़ाघाट जो है वो फेमस है किसके लिए? मार्बल रॉक के लिए। भेड़ाघाट जो है वो फेमस है किसके लिए? मार्बल रॉक के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, कपिल धारा फॉल कहाँ पर है? बिल्कुल अमरकंटक में ही है। अब इसके ऊपर कुछ सिटीज हैं जिसको मैंने वेस्ट टू ईस्ट ही जमाया है। जैसे कि नर्मदापुरम, जिसको आप होशंगाबाद के नाम से भी जानते हो, ये हो गया। और जबलपुर हो गया, ये हो गया। राजपीपला, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और भारूच भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी 3 स्टेट से होकर के जाती है भाई, देखो ध्यान से। हल्का सा ये महाराष्ट्र में जाएगी, बहुत हल्का सा। कहाँ पर जा रही है? महाराष्ट्र में, देख लो। ये यहाँ पर देखो, हल्का सा महाराष्ट्र जाएगी। एमपी, हल्का सा महाराष्ट्र, देन गुजरात। इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड लाइफ लाइन ऑफ गुजरात भी बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे जो क्या बोलना चाहिए इसका ओल्ड नेम, इसका जो हम लोग बात कर, रेवा है। रेवा मतलब जो बहुत तेज बहती है। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर कुछ डैम है, और सारे इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था, पर उसके अलावा महेश्वर और ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर में तो आप जानते हो ज्योतिर्लिंग भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2016 में हम बात करें तो एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। ये बेसिकली एक प्रकार से कंजर्वेशन मिशन था, इसमें यात्राएं वगैरह भी की गई थी। एमपी गवर्नमेंट ने इसको लाया था, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है। एनसीईआरटी जो है ना क्लास 11 की, उसमें लिखा है नमामि देवी नर्मदे के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। गुजरात में इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। बहुत बड़ा डैम है। और इसके चलते ही आपको, हम लोग बात करें जो सारे जो डैम देख रहे हैं, इसके चलते ही एक आंदोलन देखने को मिला था जिसका नाम है नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कूद गए थे, है ना। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कूद गए थे। पर इसमें
एक सोशल एक्टिविस्ट का आपको नाम याद रखना है, जो पूछा जा सकता है कि भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जो सबसे फेमस है वो कौन है। उन्होंने बहुत ज्यादा भूख हड़ताल भी की थी। पर याद रखना ये सारे डैम्स के लिए, पर स्पेशली सरदार सरोवर। और इनका नाम था मेधा पाटकर। मेधा पाटकर। तो ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट था जो बेसिकली इन डैम्स के अगेंस्ट में हो रहा था भाई। ठीक। अब सुनो, गुजरात में सरदार सरोवर डैम तो है ही है, पर साथ में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी लाया गया था, सावनी। सावनी प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म होता है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये जो दक्षिण गुजरात है ना, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं, ये वाला, ये जो आप जो देख रहे हो, ये जो सौराष्ट्र जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे वाटर की कमी है। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर से जो नर्मदा नदी में जो सरदार सरोवर डैम है उसका जो एक्सेस वाटर है उसको थ्रू मोटर ऊपर भेजा जा रहा है कि यहाँ पर भी क्या किया जाए, इरिगेशन किया जाए। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सौनी, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। ध्यान रखना। ठीक। तो ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा। अमरकंटक से निकलती है, रिफ्ट वैली से बहती, एस्चुरी बनाती है, ये भी एग्जाम में आता है। पर एस्चुरी तो आपको पता ही रहेगा ना भाई, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर से एस्चुरी बनाती है। तो ध्यान में रखना, ये डैम वगैरह भी इसके याद रखेंगे। ताप्ती, इसको ट्विन ऑफ नर्मदा बोलते हैं क्योंकि लगभग पैरेलल बहती है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक। ये 3 स्टेट में ये भी बहती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके ऊपर जो फेमस डैम है उसमें उकई, जिसको वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में। और काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी इसी में देखने को मिलता है। और ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है बताइए, ये भी गुजरात में ही देखने को मिलता है। और जो सबसे फेमस शहर है इस नदी के किनारे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस शहर का नाम है भाई सूरत। है ना। जो फेमस टाउन है, कौन सा, सूरत, वो इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है गुजरात में। ठीक। अब मिसलेनियस से पहले बाकी बची हुई नदियां देख लेते हैं। लूनी, ये पुष्कर से निकलती है, और पुष्कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। नाग पहाड़ जो है अरावली, वहां से। इसको सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं, या फिर लवण मतलब जिसमें नमक हो, इसको लवनावरी या फिर लवनावती भी बोल देते हैं, लूनी को। ये एक इनलैंड रिवर है। सबसे एग्जाम में ज्यादा पॉइंट तो यही आता है कि विच रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड रिवर, यानी कि अंतर्देशीय नदी, मतलब जो समुद्र या फिर ओशियन को ज्वाइन नहीं करती। देखो, ये रण ऑफ कच्छ में जाकर के सूख जा रही है, जो कच्छ का रण है, तो डिसअपियर हो जाती है रण ऑफ कच्छ में, और ये सिर्फ सीजन में ही फ्लो होती है ना, ऐसे फ्लो नहीं होती। इनलैंड रिवर का एक और एग्जाम्पल है जो मैंने नोट में लिखा है, वो है घग्गर रिवर, जिसको हमारे वैदिक टाइम में सरस्वती रिवर के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सीजनल रिवर है, और ये भी एक इनलैंड रिवर है। इसका ओरिजिन जो है हिमाचल से देखने को मिलता है। ठीक है। और थार का जो डिजर्ट है उसमें डिसअपियर हो जाती है घग्गर रिवर, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर इनलैंड रिवर में लूनी पूछी जाती है। और ये घग्गर रिवर जो है ये तो ऊपर है, ये पेनिनसुलर रिवर में नहीं आता। और घग्गर रिवर को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं पता है, हाकरा। क्या बोलते हैं, हाकरा, तो घग्गर हाकरा बोल देते हैं उसको कभी कभी। तो ये थी लूनी। माही नदी, ये जो है विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश से निकलती है भाई। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को कितने बार कट करती है, 2 बार कट करती है। यहीं पर मैंने 2 और एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एक नदी है कॉन्गो, जो कि बात करेंगे, इक्वेटर को 2 बार कट करती है। और ये कौन से देश में होता है ऐसा, होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर ये देखने को मिलता है। और एक नदी लिम्पोपो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार कट करती है। और कहाँ पर करती है, ये साउथ अफ्रीका में, लिम्पोपो। तो ये भी मैंने साथ में दे दिया है। बाकी नर्मदा मैंने कराई दिया है, ताप्ती मैंने कराई दिया है। ठीक है, अब मिसलेनियस करना है थोड़ा सा बस। ये पूरा अच्छे से मैंने कवर करा दिया है भाई, जितना बताया हूँ बस उतना ही पढ़ना, ये ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि मैं जितने भी लेक्चर डाल रहा हूँ आप देखिए होगे कि उसमें कंटेंट मैं काफ़ी बढ़ा करके डाल रहा हूँ, जो हमारे लिए ज़रूरी है। एक नदी है जुआरी रिवर, ये गोवा से ही निकलती है, और उसके बाद अरेबियन सी में चली जाती है। गोवा से निकल करके अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक है। जुआरी रिवर, यहाँ पर आप देखोगे, ये यहाँ पे, ये, और एक मांडोवी रिवर। ये 2 ध्यान रखना है गोवा में बस, यही हमारे काम की है। ठीक, आओ वापस। तो ज्वारी रिवर जो है,
ये आपके गोवा से निकलती है और फिर अरब सागर में जाकर के खत्म हो जाती है। और जो मार्मू गांव पोर्ट है गोवा का, है ना, वो इसी ज्वारी नदी के माउथ पे है। ज्वारी नदी के माउथ पे है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मार्मू गांव जो पोर्ट है वो कौन सी रिवर के माउथ पे है, तो ज्वारी। उसके बाद एक नदी है मांडोवी रिवर। इसका ओरिजिन कर्नाटक में है। और इस नदी को लेकर के एक बात और आप याद रखना, डिस्प्यूट भी है दो स्टेट के बीच में। इस रिवर को लेकर के डिस्प्यूट भी है, किसके बीच में बताइए? तो कर्नाटक एंड गोवा, मतलब वाटर शेयरिंग को लेकर के। ठीक है। इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं। और जो पणजी है, गोवा की कैपिटल, वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है, पणजी। और इसका ओरिजिन है कर्नाटक में। आगे देखते हैं कर्नाटक में। ये नदियां कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर, यानी कि जो है आपका अरेबियन सी में गिर जाती है। एक नदी काली, इसको काली नदी भी बोल देते हैं। और इसके किनारे जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है कैगा, कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है। शारावती नदी, ये भी अरब सागर में जाके गिरती है। इसके ऊपर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग जरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी। इसकी हाइट है 253 मीटर। एक नदी है वराही। इसके ऊपर एक वाटरफॉल है कुचिकल वाटरफॉल। ये हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारे देश का। पर ज्यादातर एग्जाम में अगर कुचिकल ऑप्शन ना आए तो आप क्या लगा कर क्या होगे? जोग जरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है। अदरवाइज हाईएस्ट तो कौन सा है भाई? कुचिकल ही है, लेकिन कुचिकल ऑप्शन में ना आए तो ये कैगा न्यूक्लियर प्लांट भी आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे है। ठीक। तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। ये सब कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पर भी वही केस है। यहाँ पर भी वही केस है। इसमें एक ही रिवर की तरफ ध्यान दो, ये है पेरियार। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरल बोलते हैं, है ना। ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरल की। इसका ओरिजिन केरला से ही है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर से। मैं केरला लिख रहा हूं पर मैं, याद रखना, अगर आपको रियलिटी में बताऊं तो बिल्कुल बॉर्डर से। बेसिकली केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां से। लेकिन अगर एक ऑप्शन में आया तो केरल लगा के आओगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट केरला पड़ता है पर बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ही है ये। ठीक। अब आगे हम लोग बात करें तो इसके ऊपर दो डैम है। एक तो इडुक्की डैम और दूसरा है मुल्ला पेरियार डैम, जो हमको याद रखने हैं दोनों। अब मुल्ला पेरियार डैम की हम लोग बात करें तो इसको ब्रिटिशर्स ने, पता है, तमिलनाडु के हवाले कर रखा है। इसको आज भी ऑपरेशन कौन करता है इसका जानते हो? तमिलनाडु। और इसको मेंटेनेंस भी कौन करता है? तमिलनाडु। लेकिन ये सिचुएटेड है केरला में। इससे इरिगेशन के लिए वाटर दिया जाता है तमिलनाडु को। ठीक है ना, याद रखना। इससे इरिगेशन के लिए पानी दिया जाता है तमिलनाडु को। सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है किसको? तमिलनाडु को। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है इस डैम को लेकर के। है ये केरला में, लेकिन मेंटेन कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है? तमिलनाडु। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इडुक्की डैम और मुल्ला पेरियार डैम। और एक पंपा नदी भी है। पंपा, पेरियार, इन सभी नदी का जो पानी है वो वेम्बानन लेक में भी जाता है। खैर, आपके काम की यही है मेन। ठीक है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था आज का लेक्चर।